हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिससे चैप्टर का नाम है बायो प्रोसेस, जिसमें हमारा पार्ट 10 वीडियो होगा। तो आज की हमारा टॉपिक जो है वो आपका है अग्नाशय रस। क्या दोस्तों? अग्नाशय रस है। अग्नाशय रस, ठीक है दोस्तों। अग्नाशय रस को पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैनक्रिएटिक जूस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रिएटिक जूस कहा जाता है दोस्तों। तो अग्नाशय रस को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं। अब दोस्तों चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो अग्नाशय रस है इसमें होता क्या है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो अग्नाशय रस होता है इसका उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? अग्नाशय रस का जो उत्पादन होता है, अग्नाशय रस का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? तो अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय दोस्तों ग्रंथि से होता है। अग्नाशय रस का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि से होता है। और वो भी कौन से ग्रंथि से? तो बाह्य स्रावी ग्रंथि से। कैसे दोस्तों? बाह्य स्रावी ग्रंथि। मतलब पेपर में सवाल आएगा कि अग्नाशय रस का निर्माण या उत्पादन किससे होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि के बाह्य भाग से होता है या बाह्य स्रावी ग्रंथियों से होता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप पूरा PDF भी आपको एक जगह दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अग्नाशय में जो एंजाइम होता है वो आपका निष्क्रिय होते हैं। वो दोस्तों क्या दोस्तों? निष्क्रिय होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? निष्क्रिय। अग्नाशय में एंजाइम क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। लेकिन दोस्तों ये छोटी आंत में जाते हैं। जब ये अग्नाशय से एंजाइम कहाँ जाते हैं? छोटी आंत में, तो ये हो जाते हैं सक्रिय। क्या हो जाता है दोस्तों? सक्रिय हो जाता है। अग्नाशय में जब तक आपका एंजाइम होता है तो निष्क्रिय होता है प्रारंभ में, लेकिन जैसे वो छोटी आंत में जाता है दोस्तों तो वो क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? सक्रिय हो जाता है। ठीक है, सक्रिय हो जाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले एक होता है ट्रिप्सिनोजन एंजाइम। देखिए मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? ट्रिप्सिनोजन एंजाइम। अब दोस्तों सबसे पहले एक निष्क्रिय एंजाइम जो होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिनोजन। क्या दोस्तों? ट्रिप्सिनोजन। क्या आप याद रखेंगे? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन ये निष्क्रिय एंजाइम होता है। क्या दोस्तों? निष्क्रिय एंजाइम होता है। लेकिन ये जैसे छोटी आंत में जाता है, कहाँ जाता है दोस्तों? छोटी आंत में जाता है, वो आपके सक्रिय हो जाता है। क्या दोस्तों? सक्रिय हो जाता है। और किस में बदल जाता है? तो आपको एंटीरोकाइनेज में बदलता है। दोस्तों बदलता है जो एंटीरोकाइनेज एंजाइम बदल जाता है। और फिर ये सक्रिय एंजाइम एंटीरोकाइजिन एंजाइम के द्वारा वो जो क्या होता है कि सक्रिय एंजाइम ट्रिप्सिन में बदल जाता है। दोस्तों इस बात को हम आगे देखेंगे। तो आपने क्या समझा दोस्तों कि ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है एंटीरोकाइनेज के द्वारा वो क्या होता है? ट्रिप्सिन सक्रिय एंजाइम में बदल जाता है। तो जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होता है वो क्या होता है दोस्तों? एंट्रोकाइनेज एंजाइम। आप लोग लिख लेंगे दोस्तों, ट्रिप्सिकोनेज एंजाइम होता है एंट्रोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ट्रिप्सिन सक्रिय एंजाइम में बदल जाता है। आज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने लिखा था दोस्तों? अग्नाशय रस। इसको इंग्लिश में प्रेस्टिस पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं। अमाशय रस का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्रावी भाग से होता है। ये बात मैंने समझाया। फिर अग्नाशय रस के एंजाइम प्रारंभ में निष्क्रिय होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, मतलब ये रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जो छोटी आंत में आकर क्या होता है दोस्तों? सक्रिय होते हैं। लेकिन जैसे वो छोटी आंत में जाते हैं वो क्या होता है दोस्तों? सक्रिय हो जाते हैं। तो अग्नाशय में एंजाइम क्या होता है दोस्तों? निष्क्रिय होते हैं। लेकिन जैसे वो छोटी आंत में जाते हैं वो क्या होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है और ये छोटी आंत में जाता है और एंटीरोकाइनेज के द्वारा वो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम बदल जाता है। किस में बदलता है दोस्तों? ट्रिप्सिन एंजाइम। आप लिख लेंगे इसको, ट्रिप्सिन। सक्रिय ट्रिप्सिन एंजाइम में बदल जाता है।
तो आपने क्या सुना कि सबसे पहले जो आपका ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होता है वो निष्क्रिय होता है, लेकिन जैसे वो छोटी आंत में जाता है तो आपके एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा वो सक्रिय ट्रिप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। दोस्तों बदल जाता है, फिर अग्नाशय रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। उसके अलावा ये जो ट्रिप्सिन जैसे सक्रिय होता है तो दूसरे एंजाइमों को भी ये सक्रिय कर देता है। सक्रिय कर देता है क्या, दूसरे एंजाइम को भी करता है, सक्रिय कर देता है। तथा ट्रिप्सिन ये स्वयं प्रोटीन का पाचन करता है। मतलब प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो स्वयं आपका ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। अब दोस्तों अपने चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टोटली डाटा लिखी गई है। अब दोस्तों आपका है कि अग्नाशय में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, निष्क्रिय होता है। जैसे क्या वासा को ये किस में बदलता है, तो ये वासा को दोस्तों वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। फिर जो आपका एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और दोस्तों स्टार्च की अगर फार्मूला की बात कीजिएगा तो C6H12O6 होता है। और माल्टोज की बात कीजिएगा दोस्तों तो C12H22O11 होता है, O11 होता है दोस्तों, इसको माल्टोज का फार्मूला है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीवर या यकृत। क्या दोस्तों, लीवर या यकृत। तो लीवर या यकृत के बारे में हम दोस्तों जान लेते हैं कि लीवर यकृत क्या होता है। दोस्तों लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लीवर दोस्तों क्या है, शरीर का जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, पहली बात इसे आप नोट करेंगे। लीवर शरीर का दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और यह बड़ी ग्रंथि की विषमता अंग है। मतलब क्या है दोस्तों, डिटोकेस फायर, ठीक है दोस्तों। शरीर की जैव रासायनिक थैली और शरीर की प्रयोगशाला भी इसे कहा जाता है। मतलब कि जो दोस्तों लीवर है वो लीवर आपका है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो लीवर है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। और दूसरा बात तो शरीर का विषहरता अंग कौन सा है, मतलब जिसमें विष होते हैं वो विषहरता अंग कौन सा होता है, तो दोस्तों लीवर होता है। और दोस्तों लीवर को यकृत, जिगर या कलेजा भी कहते हैं। जैसे ना कलेजा, तुम्हारे जिगरा में दम है क्या, वही मतलब लीवर आपके भाई। क्या दोस्तों, शरीर की जैव रासायनिक थैली और शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं। मतलब शरीर की जैव रासायनिक थैली किसे कहते हैं, तो लीवर कहते हैं। और शरीर का प्रयोगशाला भी किसे कहते हैं, तो लीवर कहते हैं। मतलब लीवर को क्या क्या कहा जाता है, पहले आप ये सुनिए दोस्तों। तो आपने देखा क्या कि लीवर को हम क्या क्या कह सकते हैं। तो सबसे मैंने पहला बात बताया आपको कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग, ये क्या है दोस्तों, पहली बात सबसे बड़ा आंतरिक अंग है दोस्तों। क्या है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। दूसरी बात है सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, ग्रंथि है। तीसरी बात है शरीर का विषहरता अंग है। कैसा कैसा दोस्तों, शरीर का ये कैसा अंग है, तो विषहरता अंग है। कैसा दोस्तों अंग है, विषहरता अंग है। और नेक्स्ट बात है दोस्तों कि शरीर की जैव रासायनिक थैली है। शरीर की क्या है दोस्तों, जैव रासायनिक थैली है। और फिर शरीर के से प्रयोगशाला भी कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप याद करेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो इसे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और शरीर का विषहरता अंग है, और शरीर की जैव रासायनिक ग्रंथि थैली है, और शरीर का प्रयोगशाला भी इसे कहते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात पे हम आते हैं। दोस्तों आपका है क्या, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है और अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा आपका है क्या कि ऑर्निथिन चक्र और या क्रेब्स चक्र या हेंटिसिड चक्र के सहायता से होता है। तो आपका है दोस्तों यकृत में यूरिया का निर्माण, यकृत में यूरिया का निर्माण क्या है, सुनो दोस्तों आपने, यकृत में यूरिया का जो निर्माण होता है वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा है दोस्तों ऑर्निथिन चक्र या क्रेब्स हेंसेलिड चक्र के सहायता से होता है। मतलब यकृत में जो यूरिया का निर्माण होता है वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ऑर्निथिन चक्र या क्रेब्स हेंसेलिड चक्र के द्वारा आपका यूरिया का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि यूरिया का निर्माण जो है कहाँ होता है, तो लीवर में होता है यूरिया का निर्माण दोस्तों, लीवर में। और कैसे किससे होता है, तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। और किस चक्र के द्वारा होता है दोस्तों, तो ऑर्निथिन, क्या दोस्तों, ऑर्निथिन चक्र द्वारा या क्रेब्स हेंसेलिड चक्र के सहायता से होता है। अब दोस्तों ये जो लीवर है, तो लीवर में फुफ्फुस कोशिकाएं के
फुफ्फुस कोशिकाएं शरीर के ध्यान दे दो डिटोक्सिफिस का कार्य करती है। लीवर जो है फुफ्फुस कोशिकाएं के, अपने क्या सुनो दोस्तों, लीवर फुफ्फुस कोशिकाएं के शरीर के डिटोक्सिफिकेशन का कार्य करती है। क्या दोस्तों? डिटोक्सिफिकेशन का कार्य करती है। अब दोस्तों लीवर द्वारा प्रोथोबिन और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। लीवर में किस प्रोटीन का निर्माण होता है? तो प्रोथोबिन और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकता है या थक्का जमाने का काम करता है दोस्तों। और हिपेरिन दोस्तों क्या होता है? अलग हो जाता है। हिपेरिन याद रखिए दोस्तों, इससे क्या होता है? अलग होता है। और लीवर में हिपेरिन प्रोटीन बनाता है जो शरीर के अंदर थक्का नहीं बनाता है। तो लीवर में और शरीर के अंदर थक्का कौन नहीं बनाता है दोस्तों? तो लीवर नहीं बनाता है। कौन बनाता है? तो प्रोथोबिन और फाइब्रोनोजिन बनाता है। और किसी व्यक्ति द्वारा खाए गए या पिए गए जो भी जहर की जांच होती है दोस्तों, वो कहाँ से होता है दोस्तों? तो लीवर में होता है। किसी व्यक्ति द्वारा अगर खाया पिया गया जो जहर होता है उसका जांच कहाँ से करते हैं? तो लीवर से करते हैं दोस्तों। अब अत्यधिक शराब पीने से दोस्तों क्या मतलब आपका है क्या? लीवर जो है सिरोसिस रोग हो जाता है। लीवर पीने से क्या होता है दोस्तों? लीवर सिरोसिस रोग आपका हो जाता है, मतलब लीवर आपका डैमेज होता है। फिर है दोस्तों लीवर की 2 पालियाँ होती है। लीवर कितनी पाली होती है दोस्तों? 2 पाली होती है। लीवर की 2 पालियाँ होती है और इन दोनों पालियों का भार लगभग कितना होता है? तो 1.2 kg से लेकर 1.5 kg के बराबर होता है। और लीवर का आकार ध्यान दें दोस्तों, लीवर का आकार जो है बढ़ना वो क्या कहलाता है? तो हिपेटोमेगोली कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है जी दोस्तों? हिपेटोमेगेली कहलाता है। लीवर का जो आपका आकार जब बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिपेटोमेगली कहलाता है। और लीवर का अध्ययन दोस्तों हिपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर का स्टडी हिपेटोलॉजी दोस्तों। लीवर का स्टडी क्या कहलाता है दोस्तों? तो हिपेटोलॉजी कहलाता है। अब दोस्तों लीवर में जो आपका लीवर किसी रोग से प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस और पीलिया रोग से प्रभावित होता है। और पीलिया रोग मैंने आपको बताया था, जो बिलीरुबिन और बिलीजोबटिन होता है, वो जो पित्त लवण होते हैं वो शरीर में जमा हो जाते हैं। इसके वजह से क्या होते हैं कि हमारे जो त्वचा होते हैं, जो नाखून होते हैं, वो आपके पीला दिखाई देने पड़ते हैं, पीला दिखाई पड़ने लगता है। और इसमें हीमोग्लोबिन की कमी पड़ जाती है और इससे पीलिया रोग होता है। और पीलिया रोग से और हेपेटाइटिस से क्या प्रभावित होता है दोस्तों? तो लीवर प्रभावित होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।